नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, हम लोग फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात से अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन इस पर आपको लगेगा कि बात तो जो थंबनेल में आपको नजर आया था वो बात थी बीबीसी की और न्यूज की, फेक न्यूज की, और हम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर पर पहुंच गए। घबराइए मत, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के बाद हम लोग बीबीसी पर आ जाएंगे और दोनों का संबंध क्या है ये भी देख लेंगे। तो चलिए पहले फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर पर चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सभ्यताओं में संघर्ष होता रहा है और जो शुरुआती दौर था, बहुत पुराना दौर था, उसमें तीर, तलवार, घुड़सवार, सैनिक, रथ वगैरह इस्तेमाल होते थे। फिर जब धीरे धीरे समय बदला तो फिर तोपों और बंदूकों का जमाना आया। इसके बाद फिर आगे जब जमाना थोड़ा और बदला, तरक्की थोड़ी और ज्यादा हो गई, तो मिसाइलों और हवाई हमलों तक का युग आ गया। इसका नतीजा क्या हुआ? हर बार जब एक तरीका दूसरे तरीके पर बदलना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि जब रथ आए तो अचानक मैदान की लड़ाइयों में रथ एक डिसाइडिंग फैक्टर होते थे। कौन जीतेगा वो इस बात पर निर्भर करता था कि किसके पास कितने घुड़सवार, कितने रथ हैं। जब तोपों और बंदूकों का जमाना आया तो तोप और बंदूक का इस्तेमाल कौन कितना बेहतर कर सकता है, इस पर बातें निर्भर करने लगी, जीत निर्भर करने लगी। मिसाइल और हवाई हमलों के युग में जमीन पर एक सिपाही उतारे बगैर भी दुश्मन देश का काफी नुकसान किया जा सकता था। तो यहां तक जब लड़ाई चल रही थी तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब जब फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात हम लोग करते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऐसी जो जीत होती है, जो तलवार के जरिए, जो बंदूकों के जरिए, हथियार के जरिए हासिल की गई होती है, वो जीत बहुत स्थायी नहीं होती। ये चीज भारत के संदर्भ में बहुत आसानी से जो पश्चिमी हमलावर थे या फिर रेगिस्तानी हमलावर थे उनको नजर आ गई थी। ये नजर आने लगा था कि 1000 साल की कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं विद्रोह होता ही रहता था। किसी न किसी तरह से ये लोग आजादी पाने की कोशिश करते ही रहते थे। तो भाई, पूर्ण विजय यानी 100% जिसे जीत कहते वो कैसे हासिल की जाए? तो बाकी देशों पर जहां पर इनका हमला हुआ, उन देशों पर क्या होता था कि वहां की सभ्यता, संस्कृति जो थी पूरी तरह नष्ट हो गई, पूरी तरह खत्म हो गई। अगर आप उदाहरण के तौर पर पारसी लोगों को देखें तो पारसियों की सभ्यता जो थी उनके मूल देश से बिल्कुल समाप्त कर दी गई। ऐसे ही और दूसरे देशों में भी देखेंगे आप कि उनका धर्म, उनकी संस्कृति जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। उनकी लाइब्रेरी वगैरह जो थी वो जला दी गई, खत्म कर दी गई। और आगे जब हम लोग आज के दौर में देखते हैं तो वहां पर उनका नाम लेने वाला कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो भाई, ये कैसे किया जाए अब के दौर में, अब के भारत पर? तो अब सवाल उठता है कि ये आज के दौर में, आज के भारत पर भी, या किसी भी दौर के भारत पर कैसे किया जा सकता है? कई और देशों पर भी ये जो हिंसा का तरीका होता है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि न्यूज चैनल 24 घंटे वाले आ गए हैं और कोई ना कोई दिखा देगा कि किस तरह हमला किया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है, औरतों को दिक्कत हो रही है। तो जो पूरे विश्व समुदाय की भावनाएं होंगी वो आपके खिलाफ होंगी अगर आप जीत भी गए तो। और इस तरह की जीत स्थायी भी नहीं है। तो अब क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए? यहां बारी आती है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर सूचना और प्रोपेगेंडा के जरिए पहले से ही दुश्मन को हरा देने में विश्वास रखता है। उसका मनोबल तोड़ दिया जाता है, उसे समझाया जाता है कि आपका जो कल्चर है, आपका जो आर्ट फॉर्म्स हैं, आपके जो भी आपकी पुरानी संस्कृति है वो बहुत ही बेकार, घटिया, पुरानी, रद्दी सी है। कहाँ पोंगापंथी बने पड़े हैं, आइए हमारी जो संस्कृति है उसके पास आइए। तो जब आपका कल्चरल इस तरह का ब्रेन वॉश हो जाता है, उसके बाद अगर सैन्य हमला किया जाए तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। लोगों ने पहले ही हार मान रखी होती है, मनोबल टूटा हुआ होता है। अपने देश या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उनके प्रति कोई उनके मन में मोह नहीं होता, तो जीतना आसान होता है। और ये होता है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा सूचना क्रांति का इस्तेमाल होता है और इसके लिए जाहिर सी बात है कि समाचार और समाचार चैनलों का इस्तेमाल होगा। और ये हमें ले आता है बीबीसी पर। अगर आपको इतिहास के तौर पर देखना है तो आप 50 साल पीछे का इतिहास जाकर देख सकते हैं। करीब 50 साल पहले 1969 में बीबीसी ने एक श्रृंखला बनाई थी।
श्रृंखला का नाम था फैंटम इंडिया। ये 7 एपिसोड की एक श्रृंखला थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसी थी। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को एक फ्रांसीसी फिल्मकार ने बनाया था। इसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। जाहिर सी बात है, भारत सरकार का जब इस पर ध्यान गया तो भारत सरकार ने कहा कि भैया ऐसी घटिया डॉक्यूमेंट्री बनाकर आप भारत को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसे वापस लीजिए। बीबीसी वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई और इसके जवाब में भारत सरकार ने दिल्ली में स्थित बीबीसी के दफ्तरों को बंद करने का आदेश दे दिया। 1971 में 41 कांग्रेसी सांसदों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि बीबीसी लगातार लंबे समय से भारत विरोधी प्रचार में लगी हुई है और इसलिए भारत की धरती पर बीबीसी को काम ही नहीं करने देना चाहिए। जी हां, ये इंदिरा गांधी का दौर था और जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी के दौर में अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो उतने ही सख्त नतीजे भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो दफ्तर बंद करवाने की जो कार्रवाई थी वो हुई थी और उसके अलावा भी और कार्रवाइयां जो होती हैं वो की गई थी बीबीसी पर। आज के दौर में देखें तो बीबीसी सीधे सीधे इनकार कर देता है। इंडियाज डॉटर नाम की एक श्रृंखला उन्होंने, एक डॉक्यूमेंट्री जैसी उन्होंने बनाई थी और अदालत ने आदेश दिया था कि भाई ऐसी फिल्में ना बनाएं या फिर इस फिल्म को अभी प्रसारित ना करें। उसे मानने की बीबीसी ने कोई जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार कुछ कर नहीं पाई। काश कि भारत में कोई 56 इंच सीने वाली राष्ट्रवादी सरकार होती तो इस पर कोई सख्त कार्रवाई हो पाती। ऐसा हुआ नहीं। अभी हाल में बीबीसी ने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई और अदालतें जो कह चुकी हैं, भारत की अदालतें कह चुकी हैं, भारत के संसद में एक चुने हुए, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री जाती है और जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय से बिल्कुल क्लीन चिट दी जा चुकी है कि भैया इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, बेकार की ये बहस थी और ये सिर्फ राजनीतिक साजिश थी, उससे ज्यादा ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद बीबीसी भला क्यों सुनी? तो बीबीसी ने ऐसे डॉक्यूमेंट्री बना दी और डॉक्यूमेंट्री चला भी दी। अब भारत सरकार ने जब शिकायत की तो यूट्यूब और ट्विटर जैसे कुछ माध्यमों ने, सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स ने ये पाया कि भैया ये तो फेक है। बीबीसी फेक न्यूज की फैक्ट्री होती है और हमेशा से फेक न्यूज बनाने के लिए जानी जाती है। 50 साल पहले का उदाहरण तो हम आपको दे ही चुके, अभी थोड़े साल पहले के उदाहरण भी हम लोग और देख लेंगे। तो खैर, अब ट्विटर और यूट्यूब ने इसे जब बैन कर दिया सरकार के कहने पर, तो कांग्रेस जो 1969-71 तक के दौर में ये कहती रही है कि भैया बीबीसी फेक न्यूज की फैक्ट्री है और इसे भारत की जमीन पर काम करने ही नहीं देना चाहिए, वो अब कह रही है कि भैया ये तो सेंसरशिप हो गई। बिल्कुल मीर जाफर वाला हाल है, किसी भी तरह से जाकर के दुश्मन के साथ जा मिलना है। खैर, इसे छोड़ते हम लोग वापस बीबीसी पर आते हैं। तो बीबीसी पर जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि ट्रंप के चुनावों के टाइम पर उन्होंने झूठ बोला था। सीरिया या फिर इराक वगैरह पर जब हमले हुए थे, सैन्य कार्रवाई हुई थी, उस समय इन्होंने जमकर झूठ बोला था। सीरिया के मामले में इनके झूठ बिल्कुल साफ सामने आ चुके हैं। ऐसे ही जो इराक पर हमले हुए थे उस समय जो इन्होंने झूठ बोले थे, अफवाहें फैलाई थी जिससे जन भावनाएं उस देश की सरकार के खिलाफ हो और ब्रिटेन को इजाजत मिल जाए कि वहां पर सैन्य कार्रवाई की जा सके। इसके लिए जो फेक न्यूज, फर्जी खबरें उन्होंने चलाई थी उसके बारे में भी सब लोग अब जानते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके बारे में फेक न्यूज फैलाने के लिए बीबीसी काफी ज्यादा काम करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है। ये चीज होती है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की पर्यावरण से संबंधित जो कार्रवाई होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इससे काफी ज्यादा डिफाइन होता है और जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो विकासशील देश होते हैं उनको कहा जाता है कि भैया आप जो कोयले का इस्तेमाल है वो थोड़ा कम कीजिए, लेकिन साथ साथ कहा जाता है कि न्यूक्लियर या दूसरे तरीके जो हैं जिनसे कोयले का इस्तेमाल कम हो, थोड़ा आप पर्यावरण का ध्यान रख सकें, पर्यावरण में या पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर CO2 और ज्यादा ना फैलाएं,
इसके लिए जो तरीके होते हैं, जो तकनीकें होती हैं, इसके बारे में विकसित देशों का कहना होता है कि नहीं नहीं, ये तकनीक तो हम आपको नहीं देंगे जी, आप अपना बस प्रोडक्शन बंद कर लो, फैक्ट्री बंद कर लो, कोयला जलाना बंद कर दो। तो इस तरह से दबाव बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ताकि सारा जो उत्पादन का अधिकार है वो विकसित देशों के हाथ में रहे और विकासशील देश जो है वो आगे न बढ़ पाए, कुछ प्रोडक्शन न कर पाए, कुछ उत्पादन न कर पाए। तो ह्यूमन प्लैनेट नाम का एक उन्होंने उस समय डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके 7 एपिसोड उन्होंने प्रसारित करने शुरू कर दिए। नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे माध्यमों पर ये चीजें होती थी। और 2011 का दौर अगर आप याद करेंगे तो ये सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था और इस समय तक सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो चुके थे और काफी हद तक जो फर्जी खबरें होती हैं, फेक न्यूज होती हैं, फेक न्यूज यानी कि किसी संस्था द्वारा फैलाया जा रही फर्जी खबरें, जैसे कि बीबीसी जो फर्जी खबरें फैलाने के लिए हमेशा से जानी जाती है, उसकी खबरें फेक न्यूज के लिए इस दौर तक बीबीसी काफी कुख्यात हो चुका था और सब लोग जानते थे कि बीबीसी इस तरह की फेक न्यूज फैलाता है। तो इस वाले वीडियो की भी जांच की गई और जब ह्यूमन प्लैनेट नाम के इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि इसके कई हिस्से चिड़ियाघर में शूट किए गए थे और चिड़ियाघर में शूट करने के बाद इस वीडियो को डॉक्यूमेंट्री बताया जा रहा था, सच्चाई बताया जा रहा था। जब पोल खुल गई तो 2011 में ह्यूमन प्लैनेट नाम के इस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी को शर्मिंदा होते हुए वापस लेना पड़ा। ये एक दूसरी घटना थी और इसके अलावा भी ऐसी कई घटनाओं में हमेशा से बीबीसी का हाथ रहा है। इन सब के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसी फेक न्यूज वगैरह फैलती रही, लेकिन भारत ने इसके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं है। ट्विटर जैसे संगठन जो पहले फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे थे या पाया जाता था कि ये अक्सर जो वो कल्चर है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ एक पक्ष की बात को सामने रखते हैं और दूसरे पक्ष को बुरी तरह दबाते हैं, जो कि अब मस्क के आने पर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा किया जाता था। और उसने करीबन 75% जो आबादी थी जो वो बनकर ट्विटर में घुसी हुई थी और इस किस्म की हरकतें करती थी, उन्हें नौकरी से क्या कहते हैं, अंग विशेष पर लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब जब सुधार हो गया है तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय रहता नहीं है, लेकिन ये एक ही बार हुआ और अगली बार नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी तो होती नहीं। भारत सरकार ने आईटी एक्ट में थोड़े बहुत सुधार किए हैं, लेकिन अभी भी वो बिना दांत वाले बाघ जैसी ही है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। पिछली दौर में आप अगर देखेंगे तो रविशंकर जो कि माननीय मंत्री थे विभाग के, उनका ट्विटर हैंडल ही ट्विटर ने बंद कर दिया था। तो कोई बहुत ज्यादा सम्मान के साथ पेश आया जाता है या तमीज से बात सुनी जाती है कि कहा क्या जा रहा है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और कानूनों में परिवर्तन की जहां तक बात है, सख्त कानून बनाने और सख्त कानून लागू करने की जहां तक बात है, उस मामले में भाजपा की सरकार जो है वो काफी पीछे नजर आती है, काफी कमजोर, मिमियाती हुई सी नजर आती है। उम्मीद की जाए कि ये बातें बदलेंगी और कम से कम बीबीसी जैसे बड़े संगठन जो कि फेक न्यूज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, उनके फेक न्यूज पर बात होनी शुरू होगी। अगर आप देखना या पढ़ना या सीखना चाहते हैं कि फेक न्यूज बीबीसी कैसे फैलाती है, तो एक रिकमेंडेड किताब हो सकती है इस मुद्दे पर। द फेक न्यूज फैक्ट्री नाम की एक किताब डेविड ने लिखी थी। तो ये जो किताब है द फेक न्यूज फैक्ट्री टेल्स फ्रॉम द बीबीसी लैंड, इस किताब को आप देख सकते हैं। ये पुस्तक बहुत आसानी से भारत में उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन किंडल एडिशन जो है इसका आसानी से भारत में भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इंटरनेट के फैलने के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक हो जाने से कई ऐसी किताबें जो भारत में या तो नहीं मिलती या प्रतिबंधित रहती हैं या वो स्थापित जो सत्ता है उसके खिलाफ जाती है, जैसे बीबीसी वगैरह की सत्ता स्थापित है। कई लोग करीबन 44% लोग कुछ साल पहले तक 2019 के दौर तक 44% लोग ये मानते थे कि बीबीसी से अगर खबर आई है तो वो सच्ची खबर होगी। अब जो है वो धीरे धीरे देख करके लोग ये समझने लगे हैं कि बीबीसी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। तो खैर हम लोग वापस किताब पर चलते हैं। किताब का नाम था द फेक न्यूज़ फैक्ट्री और इस किताब को अगर आप देखें तो 2020 के दौर तक बीबीसी ने कौन कौन सी फर्जी खबरें फैलाई, चाहे वो ट्रंप के बारे में हो, चाहे वो ब्रेग्जिट के मामले पर हो, चाहे वो सीरिया इराक वगैरह के मामले में हो,
तो उन खबरों की ये पड़ताल करती है और जिन खबरों को बिल्कुल स्पष्टतया पाया गया कि ये फेक न्यूज़ ही थी, उन खबरों को ही बस सामने लाया गया है। फिलहाल स्थिति ये है कि टिम डेविस जो कि बीबीसी के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको लॉर्ड रामी रेंजर ने चिट्ठी लिखी थी और उनसे पूछा था कि भारत की चुनी हुई सरकार के मुखिया और वहाँ की न्याय व्यवस्था को शर्मिंदा करने की ऐसी कोशिश वाला वीडियो, ऐसी कोशिश वाली डॉक्यूमेंट्री आप कैसे बना सकते हैं और कैसे प्रसारित कर सकते हैं। टिम डेविस की ओर से, बीबीसी की ओर से लॉर्ड रामी रेंजर को कोई जवाब गया या नहीं गया पता नहीं। इसके अलावा भारत से भी करीबन 300 बुद्धिजीवियों ने, जिसमें 133 तो रिटायर्ड अधिकारी हैं, करीबन 150 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं और 13 सेवानिवृत्त जज शामिल हैं। ऐसे करीब 300 लोगों ने चिट्ठी लिखकर बीबीसी से पूछा है कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। पुराने दौर में यह पूछा जाता था या समझा जाता था कि कॉलोनियल हैंगओवर की वजह से ये जो व्हाइट क्रिश्चियन मैन का प्रिविलेज होता है, व्हाइट मैन्स बर्डन माना जाता है, उसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सीधा सीधा ये पैसे का मामला समझ में आता है और ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली बीबीसी लगातार इस किस्म की हरकतें करती रहती हैं, जिससे उसे बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। उम्मीद है इन बातों पर भारत की सरकार का भी ध्यान जाएगा और ऐसे कानून बनेंगे जो इस किस्म की फेक न्यूज फैलाने वालों को सख्त सजाएं दे सके। इस पर जाहिर सी बात है हंगामा मचेगा। कई लोग ये कहने आएंगे कि भैया ये तो जो संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर हमला है। तो वहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारों को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलते। भारत का संविधान एक आम आदमी को, मुझे या आपको जितने अधिकार देता है उतने ही अधिकार पत्रकार को भी देता है। और जो अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, वो पत्रकार को ज्यादा मिलती हो और एक आम आदमी के नाते मुझे कम मिलती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के अधिकार बराबर ही हैं। तो कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारों से छीनी नहीं जा रही। हाँ, लेकिन अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो जैसे पॉक्सो जैसे एक्ट्स में होता है कि भैया अगर आप पुलिसकर्मी हैं या किसी किस्म के अधिकारी हैं और तब आप किसी यौन शोषण जैसे मामले में शामिल पाए जाते हैं तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी। वैसे ही पत्रकार हैं जिसके पास मीडिया के चैनल थे, ब्रॉडकास्ट के माध्यम थे, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता था, ज्यादा असर डालती उसकी बनाई हुई फेक न्यूज, तो फिर सजाएं भी ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करे ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। उम्मीद है ऐसे कानूनों पर चर्चा शुरू होगी। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।